छोटी सी गलती की तस्हीह कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो जो मैंने आपको बताया था इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर, मैंने ये कहा था कि इंटर मॉलिक्यूलर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको कहा जाता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर एक जैसे मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको कहा जाता है। जबकि बात इसमें थोड़ा सा फर्क था, जब दो मॉलिक्यूल चाहे वो एक जैसे हो या डिफरेंट हो, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको इंटर मॉलिक्यूलर कहते हैं। और एक ही मॉलिक्यूल के किसी हिस्से में उसके साथ जो इंटरेक्शन है उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर कहा जाता है। विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर, बिटवीन सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर। ये थोड़ी सी तस्वीर ज़रूरी थी। और हमने कल जो मिसालें आपके सामने रखी थी उसमें खाली हाइड्रोजन बॉन्ड को सिर्फ पानी से शो किया था। ये हाइड्रोजन बॉन्ड और भी जगहों पर पाया जाता है। मसलन डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। आगे डीएनए हम पढ़ेंगे तो वहाँ तफसील से आपको उन बॉन्ड्स का पता चल जाएगा। मसलन एडेनिन और थाइमिन के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इसी तरह जब प्रोटीन अपनी शेप हासिल करता है, एक्वायर करता है बनने के बाद, तो उसमें भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो ये सारे मिसालें बुक में हैं, आप पढ़ लें, समझ नहीं आए तो मुझसे दोबारा क्लियर कर लें। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म, और ये बुनियादी बातें हैं इसलिए अगर ये फॉर्मेटिव भी हुई तो हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म क्या है? ऑल contents of a cell are collectively termed as protoplasm, या protoplasm is the material of life। जिंदगी का जो मवाद है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अब जिंदगी का यूनिट सेल है, तो सेल के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है वो प्रोटोप्लाज्म है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब शामिल है। और इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर लाइफ के जो छोटे छोटे सब यूनिट्स हैं, सेल के यूनिट्स या सेल के ऑर्गेनल्स हैं, वो सारे इसी प्रोटोप्लाज्म में काम कर सकते हैं। और आपके इल्म में है कि इस प्रोटोप्लाज्म को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। एक जो बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। दूसरा जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इसी तरह इसकी पहुंच ऑर्गेनल्स के अंदर भी है। जी सर। मसलन अगर ये क्लोरोप्लास्ट है तो इसके स्ट्रोमा में जो लिक्विड था वो भी इसी प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो उसके मैट्रिक्स में जो लिक्विड था वो भी प्रोटोप्लाज्म है। इसको तो हमने मैट्रिक्स कहा था। तो जो सारा मटेरियल सेल के दायरे के अंदर है वो प्रोटोप्लाज्म है। इस प्रोटोप्लाज्म की खूबी है कि ये सोल्यूशन की तरह मौजूद है, और इसमें मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स, मुख्तलिफ एटम्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स अपनी एक मुकर्रर मिक़दार में मौजूद हैं, और हर एक का अपना अपना रोल है। तो ये प्रोटोप्लाज्म लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए माहौल जनरेट करता है। अब देखते हैं ये प्रोटोप्लाज्म किस से बना है। तो पहले भी हमारा इनडायरेक्टली जिक्र हुआ है हमसे कि मैटर जो भी है इस कायनात में वो एटमों से मिलकर बना है, और एटमों की तादाद है 92 नेचुरल, और तकरीबन 20 के करीब आर्टिफिशियल है, और इनकी तादाद टोटल मिलाकर बनती है 112। अब यहाँ पर पहले एक गलतफहमी दूर करें, ये आर्टिफिशियल एटम क्या इंसान ने बनाया है? इंसान नहीं बना सकता है। याद रखना, इंसान ने जो नेचुरल 92 थे उनमें से कुछ को मॉडिफाई किया है, तो उनकी प्रॉपर्टीज बदल गई हैं और उनको एटम का दर्जा दिया गया है। तो इसका मतलब 20 ऐसे हैं जो इंसान ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एटमों से मॉडिफाई करके बनाए हैं। तो बाहर हम इन्हीं कंसिडर करेंगे 92 को, और ये जो 92 नेचुरल एलिमेंट्स या एटम हैं इनसे पूरी कायनात बनी है। इन्हीं में से 25 ऐसे हैं जिनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। बायो एलिमेंट्स का क्या मतलब हुआ? हाँ, वो एटम जिनसे मिलकर
लाइफ बनी है, बायो एलिमेंट्स। अच्छा 25 तो हैं, लेकिन इनमें से 9 ऐसे हैं जो किसी जानदार में है, किसी में नहीं है। मसलन इंसान के अंदर वो नहीं है 9, तो कितने बचे? 16। अमूमन हमें जो फिगर बताई जाती है वो ये है कि देयर आर 16 बायो एलिमेंट्स। ये 16 कौन से हैं? विच आर प्रेजेंट इन ऑल लाइफ फॉर्म्स। मेरी बात समझ में आ गई? यानी अगर बायो एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 25, लेकिन उनमें से 9 ऐसे हैं जो कहीं हैं कहीं नहीं है, इसलिए उनको अलग कर दिया गया। और 16 उन्हीं को कंसिडर किया जो बैक्टीरिया से लेकर इंसान, यानी बैक्टीरिया सादा तरीन लाइफ है, इंसान पेचीदा तरीन लाइफ है, इनमें सब में मौजूद हो, उनको 16 बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये 16 बायो एलिमेंट्स से मिलकर हम अब कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म हमारा बना हुआ। अब 16 को भी 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। इनमें से 6 वो बायो एलिमेंट्स हैं जिनको मेजर बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, और 10 ऐसे हैं जिनको माइनर बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। ये मेजर और माइनर का फर्क क्यों? असल में हमारा पूरा वजूद, जानदारों का वजूद 99% इन 6 बायो एलिमेंट से बनता है, जबकि बाकी 10 सब मिलकर 1% किरदार अदा करते हैं। ये 1% है, ये 99%। ये सबसे ज्यादा है, तो करता धरता ये है ना, ये इनके असिस्टेंस करते हैं। अच्छा, अब जो ये 6 मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, इनमें सरफेस ऑक्सीजन है, ये है तकरीबन 65%। अच्छा, एक और चीज भी याद रखें, ये एलिमेंट्स जरूरी नहीं है कि खालिस हालत में हो, ये मॉलिक्यूल्स की शक्ल में भी होंगे, कंपाउंड की शक्ल में भी होंगे, आयंस की शक्ल में भी होंगे, मुख्तलिफ शक्लों में होंगे। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है यहाँ पर 65%। इसके बाद है कार्बन, ये तकरीबन 18% है। इसके बाद है हाइड्रोजन, ये तकरीबन 10% है। उसके बाद है नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है, और फास्फोरस 1%। ये सब मिलाए तो 99% बनेगा। जबकि इधर जितने 10 माइनर हैं ये ट्रेसेस भी कहलाते हैं, क्योंकि 1% से कम है। इसका मतलब मेजर बायो एलिमेंट में सिर्फ उन एलिमेंट्स को शामिल किया जाएगा जिनकी कंसंट्रेशन 1% या उससे ज्यादा हो, जिनकी सेल के अंदर क्वांटिटी 1% से कम हो, उनको माइनर कहेंगे। तो आप कहेंगे इधर आपने 1% क्यों लिखा? ये 10 मिलकर ना 1% है, ठीक है। इन सब की क्वांटिटी 0.1%, कोई 0.25% इस तरह से है। इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, सल्फर है, और इस तरह से 10 के करीब ये है। तो नतीजा क्या निकला? अब मैं जो आपको शुरू में इशारा बताया था कि हम मिट्टी से बने हैं, तो मिट्टी से ये चुने हुए बायो एलिमेंट्स हैं, इनसे हम बने। इसीलिए तो हमारी ये शक्लें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फंक्शंस हमारे वजूद में आए। देखें, कई चीज़ें हमारी ऑब्जर्वेशंस में हैं। मिसाल के तौर पर आप आटे से रोटी भी बनाते हैं, आटे से कभी हलवा भी बना सकते हैं। अब कहेंगे कि एक ही चीज़ से 2 हम कैसे बना सकते हैं? तो कंपोजिशन में थोड़ा फर्क किया ना। आटे में जब सिर्फ पानी मिलाकर गूंदा तो रोटी बन गई। आटे में थोड़ा सा सूजी भी मिलाया, थोड़ा सा चीनी भी, थोड़ा सा ऑयल भी मिला के और तरह से पकाया तो हलवा बन गया। तो खुसूसियात में फर्क आ सकता है ना कॉम्बिनेशन से। तो ये बायो एलिमेंट्स वो हैं जो हमारे वजूद में भी हैं, बाहर नेचर में भी हैं, लेकिन खालिस यही इकट्ठे हो जाए तो फिर हमारा वजूद बनता है, लिविंग थिंग्स बनते हैं। दूसरों के साथ मिले हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज और हो जाती है। तो इन्हीं बायो एलिमेंट से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके बारे में अब जिक्र करेंगे। और वो कंपाउंड्स, कंपाउंड कहते हैं तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि ये मुख्तलिफ एटम्स आपस में मिले हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफरेंट एटमों से मिलकर बने हैं, इसलिए ये कंपाउंड्स कहलाते हैं। और सरसरी तौर पर मैंने जिक्र किया था कि ये कंपाउंड 2 तरह के हैं, ऑर्गेनिक भी हैं और इनऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक कौन से हैं? जिसमें
कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ पाए जाते हैं, जब इनऑर्गेनिक में ये शर्त नहीं है, ये दोनों साथ नहीं है। अच्छा, इन ऑर्गेनिक से ही ज्यादातर हमारा जिस्म बना है। तो हमारे जिस्म से हमारा लिविंग थिंग्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ को फाउंडेशन कंपाउंड्स कहा जाता है। यहाँ ये नुक्ता ज़हन, ये साइंटिफिक कोई तकसीम नहीं है, सरसरी जनरल सी तकसीम है। फाउंडेशन कंपाउंड्स वो हैं जो हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, क्वांटिटी भी अमूमन ज़्यादा है, और इनके बगैर हमारा वजूद मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इसमें कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। इसके अलावा हम पानी को भी, जो कि इनऑर्गेनिक है, वाटर, इसको भी फाउंडेशन कंपाउंड कह सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर भी हमारा काम नहीं चलता। अच्छा, अब इन सब के अपने अपनी ड्यूटीज हैं, यानी हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में ये सब मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। मसलन साइटोप्लाज्म में वाटर का क्या किरदार है? सॉल्वेंट का काम करता है। साइटोप्लाज्म तो एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट का किरदार ये प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं वो यूजुअली सोर्स ऑफ एनर्जी, ये स्टोरेज फॉर्म में भी होंगे, मसलन स्टार्च, ग्लाइकोजन वगैरह की शक्ल में भी होंगे, और मोनोसेक्राइड की शक्ल में भी होंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैग्नोज वगैरह इस तरह से। तो दे आर इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। इनकी ड्यूटी ये है कि सेल में मुख्तलिफ रिएक्शंस होते रहते हैं या सेल में मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं, उन कामों को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी जरूरत पड़ती है, और एनर्जी की जरूरत कौन पूरी करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब प्रोटीन क्या काम करते हैं? प्रोटीन सेल की बनावट में इस्तेमाल होते हैं, तामीर में, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं। सेल के अंदर रिएक्शंस को मॉनिटर करना इनकी ड्यूटी है, एंजाइम की शक्ल में मॉनिटरिंग भी करते हैं सेल के अंदर रिएक्शंस। इसी तरह जो अंदर मेम्ब्रेन्स बनती है उसमें भी लाजमी तौर पर हिस्सा है इनका। इसी तरह सेल बज़ाहिर जो भी काम परफॉर्म करता है वो इन प्रोटीन के जरिए परफॉर्म करता है। प्रोटीन्स आर द परफॉर्मर्स, और ये कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी के तौर पर यूज करेंगे। लिपिड्स क्या काम करते हैं? इनका किरदार तामीर में भी है, कंस्ट्रक्शन में, जैसे सेल मेम्ब्रेन में। इनका किरदार स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है, इसको लंबे अरसे तक एनर्जी की स्टोरेज की शक्ल ये है, और ये इंसुलेशन भी करते हैं सेल को, मॉलिक्यूल्स के, सेल को पानी से बचाने का भी काम करता है। अगर हर चीज पानी में हल हो गई तो सेल का वजूद ही खत्म हो जाएगा। जबकि न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए और आरएनए, ये क्या काम करते हैं? इन सारे कामों की इब्तिदा यहाँ से डिक्टेट ये करते हैं। यानी इन्होंने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन ने काम शुरू किया, इन्होंने कार्बोहाइड्रेट को यूज करने की तरकीब दी, प्रोटीन ने उसको यूज किया, लिपिड्स ने दूसरा काम किया। अच्छा, प्रोटीन की तामीर में या प्रोटीन सेल के कहाँ कहाँ है? आप देखें तो सेल मेम्ब्रेन में भी है, साइटोप्लाज्म में भी है, एंजाइम की शक्ल में साइटोप्लाज्म में। साइटोस्केलेटन पूरा इनसे बना है, सीलिया फ्लैजेला इनसे बने हुए हैं। तो हरकत सकरात जितनी हो रही है वो सारी इनके थ्रू। तो अंदर कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? न्यूक्लिक एसिड्स। किससे काम करवा रहे हैं? प्रोटीन से। प्रोटीन एनर्जी कहाँ से लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। और एनर्जी को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कौन कर रहे हैं? लिपिड्स। तो इनका सबका किरदार हो गया। लिहाजा ये सारे मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनको हम फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स कहते हैं, बुनियादी। अब कुछ हैं जो इनके असिस्टेंस भी करते हैं, मसलन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो विटामिन्स हैं, इनको आप फंडामेंटल नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में किरदार अदा करते हैं, लेकिन मौजूद होना इनका भी जरूरी है। जिस तरह मैं मिसाल बता दूं इनका रोल क्या है। एक गाड़ी के पहिए हैं, 4 पहिए, उस पर गाड़ी चलती, गाड़ी लाखों की है। उन पहियों को गाड़ी से जोड़ने के लिए 4 नट बोल्ट्स हैं एक एक पहिए में। वो नट बोल्ट मुश्किल से 100 रुपए का। अब गाड़ी की कीमत देखें लाखों की, उसकी कीमत 100 रुपए, लेकिन अगर वो नट निकाले तो गाड़ी तो खड़ी हो जाएगी। तो इनका किरदार वैसा है विटामिन्स का। इसी तरह दूसरी चीज जो कि इनऑर्गेनिक भी है वो है मिनरल्स। ये भी फंडामेंटल में नहीं आएंगे, लेकिन असिस्टेंस तो ये भी करेंगे, इनके बगैर भी काम नहीं चलता। ये इलेक्ट्रोलाइट आयन बैलेंसिंग का काम करेंगे और मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में किरदार करेंगे। ठीक हो गया। तो हमने
प्रोटोप्लाज्म को भी समझने की कोशिश की जी। उसकी कंपोजिशन पर भी बात की, उस कंपोजिशन से जो बायो एलिमेंट्स थे उनसे कौन से बड़े बुनियादी मॉलिक्यूल बने वो भी बता दिया, और कम अहम मॉलिक्यूल कौन से बने वो भी बता दिया। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को और न्यूक्लिक एसिड को, साथ में वाटर को भी पढ़ना है। मिनरल्स और विटामिन्स का जिक्र फिलहाल इस चैप्टर में नहीं है, बस 2 जुमले आप सुन लें फिर इनको ध्यान में। इनमें फर्क क्या है, ये दोनों कम क्वांटिटी में है। मिनरल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कहा है, जी। जैसे सोडियम आयन मिनरल है, क्लोरीन आयन मिनरल है, मैग्नीशियम आयन मिनरल है, कैल्शियम मिनरल में आएगा। जबकि विटामिन्स कौन से हैं, ये ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक के 5 ग्रुप, इनऑर्गेनिक के 2, टोटल 7 तरह के मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोटोप्लाज्म में पाए गए। 7 तरह के मॉलिक्यूल्स, 16 तरह के बायो एलिमेंट्स। तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि ये बायो एलिमेंट्स कभी कंपाउंड की शक्ल में होंगे, कभी एलिमेंट की शक्ल में होंगे, कभी आयन की शक्ल में होंगे, कभी ऑर्गेनिक होंगे, कभी इनऑर्गेनिक हैं। तो सही ना अंदर। अब यही जो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर एक्टिविटीज की वजह से ये, या इंटरेक्शन की वजह से ये सब कुछ खूबियां या खामियां वजूद में आई। अब एक और छोटा सा नुक्ता जो इस चैप्टर में हमारे काम आएगा, ये एक तरह के रिएक्शंस हैं। बीच में केमिस्ट्री आ जाती है तो सर चकरा जाता है। तो हम जब पढ़ते थे तो सबसे मुश्किल बायो वालों के लिए केमिस्ट्री लगता था। तो हम एक नारा लगाते थे, सुबह केमिस्ट्री, शाम केमिस्ट्री, सर दर्द का नाम केमिस्ट्री। ठीक है, जब भी केमिस्ट्री आए तो सर में दर्द हो जाता है। बाहर यहाँ कंडेंसेशन का जिक्र है और हाइड्रोलाइसिस का जिक्र है, या हाइड्रोलिसिस भी पढ़ते हैं, मत ही आपकी। एक तो वक्त के साथ साथ नई नस्ल जदीद हो जाती है, पुरानी नस्ल कदीम हो जाती है। इसको जनरेशन गैप कहते हैं। ख्यालात में भी फ़र्क होता है, अल्फाज की अदायगी में भी फ़र्क होता है, प्रोनाउंसिएशन में भी। तो मैं आपको हाइड्रोलिसिस पढ़ूँ तो आप शायद पढ़ें कि हाइड्रोलाइसिस था, ये क्या पढ़ रहा है। तो ऐसा फर्क आएगा, आप अपने उस पर कायम रहें, ठीक है। मेरे प्रोनाउंसिएशन पर बोल रहा हूँ जी, लेकिन मैं बस शॉर्ट पढ़ूँगा। फॉर्मेटिव तो है, इसको समझे बगैर आगे इनका इस्तेमाल है ना, इसलिए वो समझ में नहीं आया। तो मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं एक मिसाल बताता हूँ, बस आप उसको ज़हन में रखें। मसलन मेरे हाथ में दोनों हाथों में कोई चीज़ है, एक और बंदा मेरे सामने खड़ा हो गया, उसके हाथों में भी कोई चीज़ है, सेब पकड़े हुए तरह से। अब आपने कहा कि आप दोनों हाथ मिलाओ, तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा मेरे हाथ तो मसरूफ़ है, वो कहेगा मेरे हाथ भी मसरूफ़ है, हम कैसे मिलाएंगे? तो वो क्या करेगा? दरमियान वाला बंदा मेरे हाथ का सेब भी उठा के अपने पास रखेगा, उसके हाथ का सेब भी उठा के अपने पास रखेगा, तो हमारा हाथ खाली हो गया। अब हमने हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने का ये अमल कहलाता है कंडेंसेशन। अब अगर हमारे हाथ छुड़ाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? हम तो हाथ छोड़ नहीं रहे। कहेगा ये लो अपने अपने सेब और हाथ छोड़ दो। तो मैंने अपना सेब लिया, उसने अपना सेब लिया, हाथ हमारे फ्री हो गए। इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ये हाथ मिलवाने वाला कौन था? पानी था। पानी इन्वॉल्व होकर जब छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जुड़वाता है, जिसमें पानी रिलीज होता है, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। और जब पानी की वजह से कंडेंसेशन हुए मॉलिक्यूल टूटकर छोटे हो जाए तो उसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। एक हाइड्रेशन है, एक लाइसिस है, एक हाइड्रोलाइसिस है। अभी मैं वो सारे नहीं बता रहा हूँ, मैं अब सिर्फ कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस बताता हूँ। ये बुनियादी है, बस इसके बाद एक जुमले का और इजाफा करता हूँ, फिर हम आगे आएंगे। मिसाल के तौर पर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज। आगे तफसील बताएंगे, फिलहाल डायग्राम पर लोग हैं। ये भी ग्लूकोज है। इन दोनों को कहा जाता है यहाँ बॉन्ड नाम। इधर भी OH है, इधर भी OH। तो सेब है ना? ये कहेंगे हम क्यों मिला? पानी आ गया, कोई ना कोई एंजाइम आएगा, कैटलिस्ट आएगा। उसने क्या किया? इससे पूरा OH लिया, इससे O लिया, सॉरी इससे H लिया, H
एक से OH, एक से H लिया तो क्या बन गया H2O। अब H2O बनने के बाद एक O बचा है, उस O को दोनों ने पकड़ा ऐसे, तो अब दोनों जुड़ गए ना। यस सर। जुड़ने से पानी निकल गया। तो जिसमें मॉलिक्यूल जुड़ जाए और पानी निकल जाए इसको कहते हैं कंडेंसेशन। अब ये अकेले को क्या कहेंगे, मोनोमर। और एक जैसे या सेम यूनिट्स या डिफरेंट यूनिट्स की चेन को पॉलीमर कहेंगे। ये अमल पॉलीमराइजेशन कहलाता है। एंड पॉलीमराइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन कंडेंसेशन। कंडेंस हुआ ना, मॉलिक्यूल निकलता गया, जो ये जुड़ते चले जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क आएगा, फार्मूला में फर्क आएगा, क्योंकि हर रिएक्शन के दौरान एक पानी का मॉलिक्यूल निकल गया। ये समझ में आ गया? यस सर। इसको कंडेंसेशन कहते हैं। इसी का उलट डाइजेशन भी है, डिहाइड्रेशन भी, सॉरी हाइड्रोलाइसिस भी। हाइड्रोलाइसिस में क्या किया, अब भाई बहुत हो गया, अब हाथ छोड़ दो, तो क्या कहेंगे हमारे वो जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो वापस करो। इसको OH मिल गया, इसको O मिल गया, दोनों कट के अलग हो गए। इसने अपना OH लिया, इसने अपना OH लिया, तो टूट गए ना। तो जुड़ने के काम को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। कटने के काम को क्या कहेंगे, हाइड्रोलाइसिस। तब कहेंगे जब दोनों सूत्रों में पानी इन्वॉल्व हो। यस सर। कंडेंसेशन में पानी निकल रहा था, हाइड्रोलाइसिस में पानी ऐड हो रहा था। समझ आ गया बेटा जी? बस इतना काफी है, बाकी आप पढ़ ले तो आपको समझ में आएगा। अगला टॉपिक बताने क्या है। वाटर इज मीडियम ऑफ लाइफ। उर्दू में पढ़े तो इसको कहा जाएगा पानी जिंदगी का वास्ता है या जरिया है। नो वाटर नो लाइफ। पानी नहीं है तो जिंदगी नहीं। लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। अच्छा, अब मैं तो बहुत अरसा हो गया ना पढ़ाते हुए, जब स्टूडेंट्स को नोट लिखने के लिए कहते थे तो पहला जुमला हर एक का यही होता, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। मेरे कहने से कोई चीज इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट नहीं, असल आपको रीजन बताने हैं, रीजन, ठीक है ना। तो मैं भी आपको बताता हूँ वाटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको दो तरह से साबित करना पड़ेगा। पहले इंपॉर्टेंट है, इसकी दलील क्या है? पहली दलील ये है, इट्स प्रेजेंस इन ऑल सेल्स। पानी हर सेल में मौजूद है, तो इसका मतलब ये सेल के लिए अहम है। दूसरा, हाईएस्ट परसेंटेज है, पानी की परसेंटेज सबसे ज्यादा है सेल में। कितनी है? एवरेज परसेंटेज 70% है। ये दूसरी दलील है कि पानी वाकई सेल के लिए जरूरी है। अब अगला सवाल पैदा होगा, व्हाई, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले तो हमने साबित किया ना कि इंपॉर्टेंट है। पहले दावा किया, बल्कि पहले दावा किया कि पानी इंपॉर्टेंट है, फिर हमने दलील दी पानी की इंपॉर्टेंस की। पहली दलील ये है कि ये हर सेल में मौजूद है। दूसरी दलील क्या दी? ये हर सेल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कंपाउंड है। इसका मतलब है ये पानी सेल के लिए अहम है। अब अगला मरहला आएगा, ये इतना अहम क्यों है जी? इसकी कोई आदत, कोई खूबी, कोई खसलत, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होगी जिससे सेल को फायदा हो रहा है, इसीलिए तो सेल में रखता है। वरना मेहमान बना के कोई नहीं रखता है उम्र भर के लिए, है ना। तो पानी की बहुत सारी खूबियां हैं जिसकी वजह से ये हर सेल में पाया जाता है और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। उनमें से पहली प्रॉपर्टी पानी की, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स ऑफ सेल। सेल के लिए पानी की अहमियत क्या है, या वो हर सेल ने पानी को इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अपने पास क्यों रखा है, उसकी पहली दलील है इसकी पोलैरिटी। टाइम हो तो मुझे बता दो। हो गया है, चलो।